आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। प्रस्तुत है शिवानी जी द्वारा लिखित एक संस्मरणात्मक कहानी भूली कहाँ हूँ। पंडित जी का गुरु रूप में परिचय मेरे जीवन में एक श्रेष्ठ संपदा के रूप में सर्वदा संचित रहा है। अपने व्यक्तिगत सौभाग्य से मैं उस उदार मना व्यक्तित्व के स्नेहमय साये में 8 वर्ष तक रही। आज जब उन 8 वर्षों के संस्मरण संजोने बैठती हूँ तो सहसा 1935 के आश्रम रंगमंच के रेशमी पर्दे स्वयं सरसराकर उठ जाते हैं। आश्रम के खैलार माठ से एक लाल सड़क के हाशिए से विभाजित दूसरा धूल धूसरित मैदान था और उसी से लगी थी गुरुपल्ली। एक ही कतार में ताड़, खजूर और मालती लता के साये में खड़े एक नक्शे के बने कच्ची मिट्टी की खपरेल से छाए मकानों में पहला मकान था बड़े पंडित जी का। व्यक्तित्व में गृहस्वामी की ही भांति सरल छोटा सा बरामदा, फिर एक बरामदा, कोने में बिछा लकड़ी का तख्त, अलमारी में उसी विभिन्न आकार की पुस्तकों का स्तूपाकार गट्ठर, और फिर एक बरामदा, आंगन और आंगन से ही लगी छोटी सी कोठरी में बनी भाभी जी की सुरम्य रसोई, जहाँ से आती उत्तर प्रदेशी नथुनों से पूर्व परिचित खाद्य सामग्री की सुगंध लपट, बंगाल के घंट, चच्चड़ी, कोपीर डालना और आलू पटल के सर्वथा नवीन अटपटे स्वाद की कसक को पल भर में धो पोंछ कर बहा देती। पंडित जी के यहाँ तो हम उत्तर प्रदेशी छात्राओं का अड्डा ही था। भूख लगी तो चल दी। कभी भी समय असमय हमारा आक्रमण निरी भाभी जी की रसोई पर होता और वे हंसकर हमारा स्वागत करती। गोरे बूटे से कद की आनंदी भाभी जी कभी मूड़ी का पूरा कनस्तर ही उतार कर हमारे सम्मुख रख देती। सरसों के तेल में सनी हरी मिर्च और कच्चे प्याज से बनी वह मूड़ी सुदुर्लभ पदार्थ लगती और देखते ही देखते वह पूरा कनस्तर साफ हो जाता। धोती, ढीला कुर्ता और अंडी की चादरधारी पंडित जी दूर से ही पहचाने जाते। लंबा कद, न दुर्बल न स्थूल, प्रशस्त माथा, आंखों में अनूठी चमक और अधरों पर बात बात पर उतर आने वाली स्निग्ध हंसी। उनके पढ़ाने का अपना अनूठा ढंग था। कभी कभी अपने कट्टर गुरुजी की कहानियां सुनाते और कभी सामान्य सी बूंदाबांदी होने पर ही भीगने की छुट्टी कर देते। यह आश्रम की एक विशेष प्रकार की मौलिक छुट्टी होती थी। वर्षा होने पर कोई भी कक्षा अपने अध्यापक के साथ भीगने की छुट्टी मनाने जा सकती थी। कभी अनिल चंदा के साथ गाते हो हल्ला मचाते हम लोग श्री निकेतन की ओर चले जाते। श्रावणेर गगनेर गाय, विद्युत चमकिया जाए, छड़े छड़े शर्वरी सिहरिया उठे हाय। शर्वरी सिहरे न सिहरे, संवेद कंठ स्वर से आश्रम की दिशाएं अवश्य सिहर उठती थीं। पंडित जी की कक्षा में इस छुट्टी के अतिरिक्त एक प्रकार की छुट्टी और भी होती थी। जब कभी कुछ चुने छात्र छात्राओं को पंडित जी के लिए ब्लेड, साबुन आदि लेने आश्रम की एकमात्र दुकान कोऑपरेटिव स्टोर तक भेजा जाता, लाने वाले के लिए सचमुच पारिश्रमिक की भी व्यवस्था रहती। इसी से इस उदार प्रस्ताव को स्वीकार करने कभी कभी पूरी कक्षा ही चल पड़ती। किंतु प्रत्येक शांत व्यक्ति की भांति पंडित जी का क्रोध भी बड़ा विकट होता था। एक बार हमारी कक्षा के एक अत्यंत निरीह छात्र शरण प्रसाद को पंडित जी ने पढ़ाते समय आंवले की गुठली कड़कड़ाते पकड़ लिया। उन दिनों आश्रम में छात्र छात्राओं के इस आंवल के भक्षण से सभी अध्यापक परेशान थे। जिसे देखो वही आंवले की गुठलियां मुंह में सुपारी से कुतर रहा है। 1-2 बार पंडित जी कुछ अन्य छात्राओं को उस उदंड कुड़क कुड़क के लिए डपट चुके थे। तुम लोग यहाँ आंवला खाने आती हो या पढ़ने? अब किसी को गुठली कड़कड़ाते देखा तो बाहर निकाल दूंगा, समझी? उन्होंने कहा था और समझने वालियाँ खूब समझती थीं कि गरजने वाला निरीह मेघ कभी बरसता नहीं। उस बार हमारी कक्षा का शरण प्रसाद न जाने कैसे पकड़ में आ गया। क्यों शरण प्रसाद? पंडित जी का चेहरा थमथमा उठा। कितनी दर्जन गुठलियां हैं मुंह में? खोलो, मुंह खोलो। शरण प्रसाद ने भोले कन्हैया की भांत मुंह खोलकर त्रैलोक के दर्शन करा दिए। स्पष्ट था
गुठली बाजीगरी सफाई से जीभ के छिपा ली गई है। पंडित जी बोले, हम क्या समझते नहीं कि जीभ के नीचे छिपा ली है? खड़े रहो पूरा पीरियड, उसे देखो। मेरी ओर उंगली दिखाकर उन्होंने कहा, भी नई नई आई है पहाड़ से, कैसे सिर झुकाए शांत गऊ सी बैठी रहती है। एक तुम हो, इतने दिनों से आश्रम में हो, पल भर सीधे नहीं बैठ सकते। उस सार्वजनिक सभा में अपनी प्रशंसा सुनकर मैं अपनी प्रसन्नता का गहवर सहसा रोक नहीं पाई। ऐसी खांसी उठी कि जीभ के नीचे बड़े छल बल से छिपाई गई आंवले की गुठली गोली सी चिटक कर सीधी पंडित जी की गोद में जा गिरी। पहले वे चौंके, फिर ठहाका मारकर जोर से हंस पड़े। उस उदार गुरु का वह राशिभूत अट्टहास आज भी रह रहकर मेरी स्मृति प्राचीर में गूंज उठता है। कान उमेट कर लेखनी की सही पकड़ सिखाने वाले उस सहृदय गुरु के संस्मरण क्या एकाध हैं। घटा तले हिंदी कक्षा के मुट्ठी भर छात्र छात्राएं पंडित जी को घेर कर बैठे हैं। उन दिनों हमारे पाठ्यक्रम में सुंदरकांड था और पढ़ाते थे स्वयं पंडित जी। अपनी अंडी की चादर गुड़ी मुड़ी कर लपेट पंडित जी हिल हिल कर सुंदरकांड पढ़ाने लगते तो लगता पूछने को कुछ है ही नहीं। एक एक दोहा चौपाई उलझे तागे सी स्वयं सुलझ जाती। लगता जैसे अवनींद्र ठाकुर की रोचक गल्पेर क्लास का ही पीरियड चल रहा हो। तब एक काव्य संग्रह भी हमारे पाठ्यक्रम में था। उस पीरियड को भी पंडित जी ही लेते, पर काव्य संग्रह पढ़ाने में पंडित जी को न जाने क्यों विशेष रुचि नहीं रहती। क्या करोगी यह सब यहाँ पढ़कर, घर में पढ़ लेना। एक दिन मैं पीछे पड़ गई। घर पर भला कौन बैठा है पढ़ाने वाला, परीक्षा सिर पर आ गई है, अब तो आप पढ़ा ही दीजिए। मूर्ख कहीं की। बार बार एक कविता का अर्थ समझा देने की जिद से पंडित जी झल्लाकर बोले, क्या धरा है इसमें समझने को। मुझे आज भी वह कविता याद है और सोचती हूँ पंडित जी नहीं भूले होंगे। कविता थी, कोकिल बोलो तो प्राणों में मधु घोलो तो। अब कोकिल है, पंडित जी बोले, कौआ तो है नहीं कि काँव काँव होगी, कुहू कुहू कर रही होगी, बस घुल गया होगा प्राणों में मधु, जाओ भागो छुट्टी। इस सहज सजीव व्याख्या के पश्चात भला कुछ पूछने का प्रश्न ही कैसे उठ सकता था। कभी कभी 10 मिनट पहले ही ऐसी अप्रत्याशित छुट्टी मिल जाती, पर कभी व्याकरण की कक्षा में अनुशासन की पतली जानलेवा रस्सी पर किसी क्रूर नट पिता की ही भांति पंडित जी हमें चढ़ाकर एक एक नपा तुला कदम रखना सिखाते थे। व्याकरण की क्लास में फांकी देकर क्या कभी एक ढंग का निबंध भी लिख पाओगे तुम लोग? और यह गौरा अचानक वे मुझ पर बरस पड़ते। जितनी ही सीधी थी उतनी ही शैतान हो गई है। देखेंगे अब हम तुमको, एक दिन कान जड़ से उखाड़ कर रख देंगे, आज ही कहेंगे जयंती से। जड़ के बीच एक विशेष भीड़ सी खींचकर पंडित जी ऐसे सहमा देते, लगता कान सचमुच ही जड़ से उखाड़ा जा रहा है। पर कहना व्यर्थ है, न तो मुझे वह एक दिन देखने को कभी आया। कर्णद्वय अभी भी समूल सुरक्षित हैं और मेरी बड़ी बहन जयंती से मेरी शिकायत जड़ने की भयावह धमकी सदा कक्षा तक ही सीमित रही। पाठ्यक्रम की पुस्तकों को ही पढ़ाने की पंडित जी को विशेष चिंता नहीं रहती। वैसे कर्ता कर्म करण अधिकरण की नीरस 12 खड़ी जिस महत् व्यक्तित्व ने बड़े परिश्रम से रटाई है, यह जब स्मरण करती हूँ तो गर्व से फूल कर कुप्पा उठती हूँ। कभी कभी हमारी पूरी कक्षा को ही तारे निकलने पर पंडित जी के घर आने का निमंत्रण मिल जाता। जाओ भागो सब, आज इस पीरियड को इस बेला नहीं पढ़ाएंगे, हमें गुरुदेव के पास जाना है, संध्या को घर पर आना, वहीं पढ़ाएंगे। पता नहीं इस युग के शिक्षा शास्त्री उस विचित्र शिक्षा पद्धति के विषय में क्या कहेंगे, पर ऐसी सरस कक्षा, बोलता चलता फिरता पाठ्यक्रम और छात्र छात्राओं की भीड़ को पाइड पाइपर की सी जादुई वंशी धुन से खींचे लिए जा रहे पंडित जी। क्या अनुशासनहीनता के इस युग में, जहाँ प्रतिवर्ष परीक्षा भवन में उद्दंड छात्र वर्ग क्रूर बर्बर आदिम युगीन हृदयहीनता से अनेक अध्यापकों को अपने अचूक भाले या छुरे का निशाना बना समय से पूर्व ही अवकाश ग्रहण करवा देते हैं, ये सब कुछ अविश्वसनीय नहीं लगता। गुरु की परिभाषा शायद अब बदल गई है,
और लाख बदले हमारी मोबाइल कक्षा की स्मृति कभी नहीं बदल सकती। ली कार्बूजे निर्मित वर्ण विन्यास की जटिल अभिरामतापूर्ण नगरी, चंडीगढ़ में रहकर भी निश्चय ही नई सभ्यता के विघटनकारी संस्पर्श से अछूती गुरुपल्ली के अपने उस कच्ची मिट्टी के आंगन में जुटी हमारी मुँह लगी कक्षा की भीड़ को नहीं भूले होंगे। एक एक कर आकाश के रहस्यमय सौरमंडल से परिचय चलता। वह रहा सप्तर्षि। सहसा एक ही अंगूठे की धुरी पर गोल घूमते पंडित जी सप्तर्षि से परिचय कराने लगते। अरे कहाँ है पंडित जी? अरे इस मूर्ख कुसुम को कुछ नहीं सूझता, देखती नहीं। फिर आकाश गंगा की ध्रुव पहेली सुगम हो उठती। आज जब मेरा पुत्र बहुमूल्य विदेशी यंत्रों से विभूषित नैनीताल की ऑब्जर्वेटरी से विराट आकाश की महिमा पहली बार देख मुझे अपनी पांडित्यपूर्ण दलीलों से प्रभावित करने की चेष्टा करता है तो मुझे हंसी आती है। कितनी पावरफुल दूरबीन है कि बस मैं कैसे उस नन्हे मस्तिष्क को समझाऊं कि जिस शक्तिशाली दूरबीन से मैंने सौरमंडल को देखा है उससे वह कभी नहीं देख सकता। पंडित जी एक एक तारे की महिमा समझाते जाते और आकाश के समग्र जगमगाते तारे जैसे झुक झुक कर परिचित मित्र की भांति मुस्कुराकर हमसे हाथ मिलाने लगते। तब न हमारे पास दूरबीन थी न कोई यंत्र। विचित्र ऑब्जर्वेटरी का विचित्र संचालक था। केवल कंठनली टेप रिकॉर्ड था और लंबे लंबे हाथों को हिला हिलाकर समझाया गया सुगम रोचक पाठ। अचानक रात के खाने का घंटा बजता। आश्रम के प्रत्येक घंटे का अपना अनोखा ही आरोह अवरोह रहता। 1 2 3 4 5 बीते समय का ध्यान आता और हम भोजनालय की ओर भागते। दूसरे दिन व्याकरण का पीरियड है। आज पंडित जी गुरुदेव का नया लिखा उपन्यास 4 अध्याय ले आए हैं। कई दिनों तक पढ़ कर पंडित जी हमें सुनाते रहे। मौलसिरी के विराट वृक्ष की छाया में एक बार पंडित जी गुरुदेव की उन पर लिखी गई पंक्ति डेके आनो बालुक डांगार पंडित हजारी प्रसाद के को पढ़कर बड़ी देर तक हंसते रहे थे। उनकी इसी हंसी के विषय में मुझे कुछ कहना है। जैसे मुक्ता को गुणी जौहरी नेचुरल और कल्चर्ड की परिभाषा में बांधकर रख देते हैं, हंसी को भी उसी मापदंड से मापा जा सकता है। कल्चर्ड पर्ल की बनावटी लालिमा की ही भांति कल्चर्ड हंसी का पानी भी मुझे छिछला लगता है। किसी विदेशी चलचित्र के जटिल परिहास को न ग्रहण पाने पर भी कंठ से जबरन खींचकर निकाली गई हंसी, जो सबकी हंसी बंद हो जाने पर भी बड़ी देर तक हॉल में गूंजती रहती है, ऐसी ही कल्चर्ड हंसी है। पर एक दूसरी ही हंसी होती है। असली पानीदार मोती की दमक से स्वयं दमकती और दूसरे को दमकाती, दिशाएं गुजाती, रोड़े पत्थर ठेलती, पहाड़ी झरने सी सरल जलधार जो पास खड़े लोगों को भिगोती चली जाती है। ऐसी ही हंसी थी पंडित जी की। हो सकता है अब बदल गई हो, पर ऐसी हंसी बदलती कम है। पंडित जी हिलते तो पूरा शरीर हिलने लगता। आश्रम में गज गज की दूरी पर असंख्य कक्षाएं बिखरी रहती। पंडित जी हंसने लगते और सब मुड़कर देखने लगते। एक ही रस्सी में बंधी कई घंटियां एक साथ खनकने लगती। क्यों जी कमला, कल बड़े सवेरे तुम्हारा भाई संकट लाल लंगोट लगाए दंड पेल रहा था। अचानक अपनी छात्रा के लाल लंगोटधारी दंड प्रेमी सहोदर की स्मृति पंडित जी को गुदगुदा जाती और वे एक ठहाका लगाकर हंस पड़ते। एक बार पंडित जी ने बड़ी सी दाढ़ी रख ली थी। बस फिर क्या था, पूरी कक्षा उनके पीछे पड़ गई। छी छी पंडित जी, एकदम जोगी बाबा लग रहे हैं आप, कटवानी ही होगी दाढ़ी। पंडित जी बराबर कहते कि कुछ फुड़ियाँ निकल गई हैं, इसी से दाढ़ी बढ़ा ली है, कोई शौक से थोड़े ही पाली हैं। पर उनकी कौन सुनता। आज अपनी बचकानी जिद पर हंसी भी आती है। अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक ख्याति के उस विद्वान गुरु की कैसी मुँह लगी कक्षा थी हमारी। कभी साबुन ब्लेड के मूल्य से भी अधिक बड़ी बेईमानी से वसूल किया गया कमीशन, कभी दाढ़ी कटवाने की जिद, कभी अकारण ही सामान्य सी बूंदाबांदी का बहाना बनाकर मांगी गई छुट्टी। कुछ वर्ष पहले
अपने क्षणिक प्रयाग प्रवास के बीच भी समय निकालकर पंडित जी मुझसे मिलने आए। वही परिचित स्नेह स्निग्ध हंसी, वही मोटे हारनरिम का चश्मा और ढीला कुर्ता। बस नहीं थी तो वो अंडी की चादर, और शायद उसी के बिना मेरा रेखा चित्र अधूरा सा बुना जा रहा है। एक बार पंडित जी ने मुझे लिखा था, तुम्हारी पुस्तिका मिली, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। शांति निकेतन का उन दिनों का तुमने ऐसा सजीव चित्र खींचा है कि कई दिनों तक उन स्मृतियों से पीछा नहीं छूटा। उस छोटी सी पुस्तिका में शांति निकेतन कितना सजीव हुआ है, उतना बड़े बड़े पौधों में नहीं हो पाया। तुमने छोटी छोटी बहुत महत्वपूर्ण आत्मीयता व्यंजक बातों के द्वारा संपूर्ण को जीवंत बनाने की कोशिश की है। उक्त पुस्तिका मैंने एक परिचित प्रकाशक के विशेष आग्रह पर लिखी थी। साथ में प्रकाशक ने एक लुभावनी पुरस्कार योजना की भी घोषणा की थी। सौभाग्य से पुरस्कार मुझे नहीं मिला, पर अपने गुरु द्वारा प्रदत्त प्रशंसा का वह अनूठा कोहिनूर मेरी साहित्यिक मंजूषा का सबसे जगमगाता रत्न है। उसी दिन से मेरी लेखनी एक ऐसे गहन वन में वन मृगी सी निर्भीक छलांगे लगाने लगी है, जहाँ उसे क्रूर से क्रूर व्याध के बाणों का भी भय नहीं रहा है। पर आज सब संस्मरणों की पोटली खोलकर लिखने बैठी हूँ तो संपूर्ण को जीवंत बनाने की क्षमता सहसा खो बैठी हूँ। गुरु शापात स्मृति भ्रष्टा का सा आभास हो रहा है। पंडित जी के बहुरूपी व्यक्तित्व की कई रंगीन स्लाइडें एक एक कर उभर आती हैं। हिल हिलकर सुंदर कांड पढ़ाते पंडित जी, संकट के लाल लंगोटी की स्मृति पर ठहाका लगाते पंडित जी, जड़ से कान उखाड़ने की धमकी देते पंडित जी, दाढ़ी बढ़ाए, अंडी की चादर लपेटे, मिट्टी के आंगन में गोल गोल पैर के अंगूठे की धुरी पर घूमते आकाश के अतिथियों से परिचय कराते पंडित जी, और अंत में कार से उतरते रेशमी कुर्ते और धोती में पहले से कुछ कुछ बदले पंडित जी। क्यों फोकस बार बार बिगड़ जाता है। अच्छे चित्र के लिए कलाकार बैकग्राउंड को बड़ा महत्व देते हैं। चित्र बने भी कैसे। एक बार भी यदि पंडित जी फिर उसी कच्चे मकान के आंगन में खड़े नहीं हो सकते। गुड़ी मुड़ी कर ओढ़ी गई चादर, ढीला कुर्ता और कांख में दबा विश्व भारती का नारंगी रजिस्टर। एक बार भी यदि गरज कर कह सकते, देख लेंगे तुमको एक दिन, कान जड़ से उखाड़ कर रख देंगे, तब शायद फिर संपूर्ण को जीवंत बनाने की क्षमता पा लेती। एक बार पूज्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मेरे एक पत्र के उत्तर में लिखा था, हमारी पुरानी छात्र मंडली को कभी भूल सकता हूँ। मेरे सामने तुम सब छोटी छोटी छात्राओं के रूप में उसी प्रकार साकार हो। तुम लोगों को कैसे भूल सकता हूँ। काम काज में भूल कर भूलना भी कोई भूलना है। गुरुदेव ने लिखा था, अन्य मने चली पथे, भूलिने की फूल, भूलिने की तारा, तबो तहारा, प्राणेर निश्वास वाय करे सुमधुर, भूलेर शून्यता माझे भरी ये सुर, भूले थाका नय शेते भोला। अर्थात अन्य मनस्क पथिक यदि राह चलते तारों और खिले फूलों को नहीं देख पाता तो क्या उन्हें भूल जाता है। वही तो उसके प्राणों की निश्वास वायु को सुमधुर बनाते हैं। भूलने की शून्यता में वही तो स्वर भर देते हैं। इसे भला भूलना कहते हैं। गुरुपल्ली की मीठी स्मृति भी मेरे प्राणों की निश्वास वायु को चिरंतर माधुर्य से भरती, भूलने की शून्यता में मीठे स्वर भरती रहेगी। और इसी से तो मैं कहती भी हूँ, भूली कहाँ हूँ। तो यह थी शिवानी जी की एक संस्मरणात्मक कहानी। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।